हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर्यन नॉलेज वर्ल्ड के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बिहार के पटना शहर के इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इस एपिसोड को आप बेहद ध्यानपूर्वक सुने। इतिहास की जानकारी लेने में हम अक्सर बोर हो जाते हैं, पर आर्यन नॉलेज वर्ल्ड ये हर संभव प्रयास करता है कि हमारी ऑडियंस बिल्कुल भी बोर ना हो और टॉपिक को ठीक से समझ ले। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत का सबसे गौरवशाली साम्राज्य मगध और 2500 साल से मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। भारत के इतिहास के सबसे स्वर्णिम पन्नों में लिपटा है बिहार। रामायण काल में इसी धरती पर जन्मी थी देवी सीता। महाभारत युग में यही राजा जरासंध ने राज किया था, भगवान श्री कृष्ण को रण छोड़ने को मजबूर किया था। इसी धरती ने दुनिया को पहला सम्राट दिया, लिच्छवी राजाओं ने दुनिया को पहला लोकतांत्रिक गणराज्य दिया। ये भूमि है महावीर की, भगवान बुद्ध की, चाणक्य की, आर्यभट्ट की, कालिदास की। ये भूमि है आंदोलन की। जी हाँ, ये भूमि है बिहार की। दोस्तों, आज से करीब 2500 साल पहले की बात है। मगध का एक राजा था, उसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु जितना वीर था उतना ही क्रूर भी। उसने राजा बनने के लिए अपने पिता बिंबिसार को ही बंदी बना लिया। दोस्तों, अजातशत्रु जब राजा बना था तब मगध केवल गंगा के दक्षिण तक ही सीमित था। अजातशत्रु अपने राज्य के विस्तार के लिए आसपास के शांतिप्रिय राज्यों पर आक्रमण करने लगा। एक एक कर उसने वैशाली, काशी समेत 36 राज्यों को मगध में मिला लिया। लगभग इसी वक्त पर बिहार की भूमि पर साथ भगवान महावीर और गौतम बुद्ध का वास था। 599 ईसा पूर्व में वैशाली में जन्मे थे जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर। गौतम बुद्ध का जन्म उनके 22 साल बाद हुआ था। परम ज्ञान की तलाश में वह भी बिहार की धरती पर ही वास करते थे। समाज में भगवान महावीर और गौतम बुद्ध के शांति, अहिंसा, सत्य और उनके उपदेश समाज में परिवर्तन ला रहे थे। कहते हैं इन उपदेशों ने राजा अजातशत्रु पर भी प्रभाव डाला था। बिंबिसार के वक्त तक मगध की राजधानी थी राजगृह, जिसे आज हम राजगीर कहते हैं। दोस्तों, यह बहुत सुंदर शहर है, चारों ओर पहाड़ियाँ हैं, लेकिन अजातशत्रु के शत्रु तेजी से बढ़ रहे थे। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, ऐसी राजधानी ढूंढे जिस पर कोई आक्रमण ना कर सके। उनके मंत्रियों ने दिन रात एक कर दिए। तब गंगा किनारे पाटलीग्राम उन्हें खूब पसंद आया। यहाँ एक नई राजधानी की नींव रखी गई। इस शहर को नया नाम मिला, पाटलिपुत्र। दोस्तों, कहा जाता है जब पाटलिपुत्र का निर्माण हो रहा था तब गौतम बुद्ध यहाँ आए थे। किले को देखकर उन्होंने कहा था, 3 चीज़ें इस जगह के लिए संकट खड़ी कर सकती है, अग्नि, जल और गृह कलह। दोस्तों, आग और पानी के संकट से परे कलह के बीच तो पाटलिपुत्र आज भी उलझा है। पाटलिपुत्र और आज के दौर में पटना के नामकरण को लेकर कई कहानियां हैं। कहते हैं गंगा और सोन नदी की वजह से यहाँ बंदरगाह था। बंदरगाह यानी पाटन। पाटन से ही यह पहले पाटलिपुत्र और फिर पटना कहलाया। और दूसरा किस्सा दोस्तों थोड़ा पौराणिक है। जब भगवान शिव सती के शरीर को लेकर जा रहे थे तब सती का पट यानी जांग का हिस्सा यहाँ गिरा था। उस जगह पर आज पटल देवी मंदिर है और रक्षक देवी के नाम पर ही शहर का नाम पड़ा है। दोस्तों, अजातशत्रु हरिअंक वंश के राजा थे, जिसका शासन उनके बाद 47 साल और चला। फिर आया शिशुनाग वंश। उसके करीब 70 साल बाद मगध पर शासन हुआ नंद वंश का। दोस्तों, नंद वंश के आखिरी राजा का नाम था धनानंद। उनके दौर में पाटलिपुत्र से समृद्ध शहर दुनिया में कोई नहीं था, लेकिन ये समृद्धि बस राजमहल में ही सीमित थी। धनानंद के राज में चमड़े से लेकर पत्थर तक पर टैक्स लगा दिया गया। अत्याचार से जनता त्राही कर रही थी। इसी दौर में एक प्रसिद्ध विद्वान भी थे, तक्षशिला के विशुभूप। 300 ईसा पूर्व में ग्रीस का योद्धा अलक्षेन राज्यों को जीतता हुआ भारत की ओर बढ़ रहा था। तक्षशिला के राजा ने भी उसके आगे घुटने टेक दिए थे। तब पोरस नाम से जाने जाने वाले पूज्यराज पौरक ने मुकाबला किया, पर उसकी विशाल सेना के आगे टिक न सके। चाणक्य दूरदर्शी थे। वह विदेशी आक्रमण के आगे संपूर्ण क्षेत्र के लिए अंधेरा भविष्य देख रहे थे। चाणक्य ने सबसे शक्तिशाली राज्य मगध से भारतवर्ष की रक्षा की गुहार लगाई। कहते हैं चंद्रगुप्त की सेना ने कई दफ़ा मगध पर आक्रमण किया। आखिरकार चंद्रगुप्त मौर्य सफल हुए और 321 ईसा पूर्व में
पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया। इस दौर की राजनीति अर्थहीन थी, हर ओर उत्पीड़न का साम्राज्य था, समाज दिशाहीन था, देश टुकड़ों टुकड़ों में बटा था। चाणक्य ने राजनीति के मायने बदल दिए, समाज को दिशा दिखाई, कूटनीति का समावेश किया, टुकड़ों में बटे देश को विशाल साम्राज्य बनाया। दोस्तों, जब चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक हुआ तब तक अलगछेन की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उसके जनरल वापस नहीं लौटे थे। जितना इलाका अलगछेन ने जीता था उसके छोटे छोटे हिस्सों पर ये जनरल अपनी हुकूमत चला रहे थे, यानी मगध की सीमाओं पर विदेशी आक्रांताओं का भय बना हुआ था। चंद्रगुप्त ने अलगछेन के सतर्कों को एक एक कर हराना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी जीत थी अलगछेन के जनरल सेलूकस पर, जिसको हराकर पर्सिया का बड़ा हिस्सा चंद्रगुप्त ने मगध में जोड़ लिया। चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन मगध साम्राज्य अखंड भारत की तस्वीर था, पर मगध का असली गौरव अभी दुनिया ने देखा ही कहाँ था। दोस्तों, मगध साम्राज्य विशाल था, दूर दूर तक फैला था, लेकिन मध्य पूर्व में एक छोटा सा गणराज्य था, कलिंग, जो चंद्रगुप्त मौर्य और उनके बेटे राजा बिंदुसार के लाख कोशिशों के बावजूद मगध का हिस्सा नहीं बन पाया था। पर अब मगध का एक और नया राजा था, बिंदुसार का बेटा अशोक। अशोक बहुत अत्याचारी था। दोस्तों, लोग उसे चंड अशोक कहा करते थे। अशोक अपने साम्राज्य का और अधिक विस्तार करना चाहता था, और कलिंग विजय तो अशोक के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था। अपने शासन के 8वें साल में 231 ईसा पूर्व में अशोक ने पूरे ताकत से कलिंग पर आक्रमण कर दिया। मगध की विशाल सेना के आगे कलिंग की सेना की कोई पिसाद ही नहीं थी। उन्होंने कलिंग को घेर दिया, जमकर लूटपाट मचाई। कहते हैं ऐसा कत्लेआम मचा था कि रणभूमि के बगल से गुजरती दया नदी लहू से लाल हो गई। कलिंग का विनाश हो गया, लेकिन इस नरसंहार में नए अशोक को जन्म दिया, चंड अशोक की जगह अशोक महान। इस युद्ध के बाद चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने कभी भी किसी पर आक्रमण नहीं किया। उन्होंने अपना पूरा ध्यान मगध के कुशल शासन पर लगा दिया। उन्होंने अपना ध्यान मगध की शिक्षा और विकास पर भी लगाया। वह बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए, अहिंसा का संदेश फैलाया। अशोक अपनी विरासत को इतिहास में सुपुर्द करना चाहते थे। स्तंभों दीवारों पर अशोक के आदेश अंकित हुए। आज तिरंगे के बीचों बीच सजा अशोक चक्र उस सम्राट की सबसे बड़ी निशानी है। ये अशोक का धर्म चक्र था, जिसकी 12 तिथियां अविद्या से दुख और बाकी 12 तिथियां दुख से निवारण की अवस्था दर्शाती है। इसके अलावा हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी सम्राट अशोक के स्तंभ पर ही सजता है। तो दोस्तों, इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह खूब मेहनत करते रहिए। आर्यन नॉलेज वर्ल्ड आपके साथ है।